मुंबई के स्टार्टिंग डेज मेरे लिए बहुत अजीब थे क्योंकि मेरी इंग्लिश सही नहीं थी, मेरी अंग्रेज़ी सही नहीं थी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ऑडिशंस होते क्या है। उसके बाद मैंने 2 हफ्ते दिल्ली में आया मैंने 2 हफ्ते एक रेडी पर काम किया जहाँ पे मैं प्लेट साफ करता रहा और झाड़ू लगाता था। जब सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगांव की तैयारी की बात आई तो हमने 3 महीने मालेगांव में शूट किया। वो इतना एक्साइटिंग था नासिर का कैरेक्टर और वो दुनिया जो उन्होंने बिल्ड किया कि मैंने तुरंत बिना कुछ सोचे समझे मैंने बोला कि मुझे ये तो करना ही है। जमशेदपुर से बॉलीवुड, बॉलीवुड से हॉलीवुड, पहली फिल्म शाहरुख खान और करण जौहर के साथ। अक्सर लोगों को पिक्चरों की सिर्फ चकाचौंध नजर आती है, लेकिन उसके पीछे का जो एक जर्नी होता है इंसान का, उसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। आज मैं आपको उसी जर्नी के बारे में बताने आया हूँ। मेरा नाम आदर्श गौरव भागवतुला है। मैं एक इंडियन एक्टर, सिंगर, सॉन्ग राइटर हूँ। मेरा जन्म 1994 8 जुलाई जमशेदपुर में हुआ था। मेरी मदर टंग दरअसल तेलुगु है। आदर्श गौरव भागवतुला मेरा पूरा नाम है। मेरे दोनों पेरेंट्स म्यूजिक में बहुत रुचि रखते थे, तो 4.5 साल की उम्र में उन्होंने मेरा दाखिला इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के क्लासेस में कराया। तकरीबन 7-8 साल क्लासिकल मैंने जमशेदपुर में सीखा। मेरे पापा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में काम करते थे और उन्होंने एक पोजीशन के लिए अप्लाई किया मुंबई। जब उनको पोजीशन मिली तो हमने एज अ फैमिली, बतौर फैमिली डिसाइड किया कि हमें मुंबई शिफ्ट होना चाहिए। ये इसलिए क्योंकि उनको लगा कि मेरे सिंगिंग करियर को भी इससे फायदा हो सकता है। और पापा मम्मी दोनों ही बैंक में काम करते थे। मम्मी न्यू इंडिया एश्योरेंस में काम करती थी, पापा सेंट्रल बैंक। तो उनको लगा उनके लिए करियर वाइज भी इट्स अ बेटर मूव टू मुंबई। तो 2007 में पूरे फैमिली के साथ हम मुंबई शिफ्ट हो गए। मुंबई के स्टार्टिंग डेज मेरे लिए बहुत अजीब थे क्योंकि कल्चरली मुंबई और जमशेदपुर बहुत अलग शहर है। जमशेदपुर एक छोटा सा शहर है, कहीं ना कहीं वो इट्स लॉस्ट इन टाइम। वहाँ पे कम्युनिटी लिविंग की आदत थी हमें। हालांकि हम कॉलोनी में एक फ्लैट में रहते थे, पर दरवाज़ा खुला होना, नेबर्स का आना जाना, नेबर्स के साथ एक रिलेशनशिप, बहुत सारे दोस्त, ये सब बहुत आम बात थी। और सडनली जब हम जमशेदपुर आए तो हम एक छोटी सी बिल्डिंग में कन्फाइंड हो गए, जहाँ पे हम ये भी नहीं ठीक से जानते थे कि हमारे आसपास की बिल्डिंग्स में और कौन रहते हैं, सिर्फ ऊपर और नीचे और आजू और बाजू। मैं लीलावती बाई पोदार स्कूल में मेरा दाखिला कराया गया पढ़ने, और मेरे लिए वो बहुत स्ट्रेंज समय था क्योंकि मेरी इंग्लिश सही नहीं थी, मेरी अंग्रेजी सही नहीं थी। मैं हिंदी में बात करता था और मैं हिंदी में भी जमशेदपुर के भाषा में बात करता था, जैसे कि हम बता रहे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो। और वो यहाँ के बच्चों को शायद बहुत स्ट्रेंज लगा। तो इनिशियली लैंग्वेज वॉज अ वेरी बिग बैरियर फॉर मी, but not just language, it was also the way 13-year-olds were thinking at that point in time versus how 13-year-olds in Jamshedpur were thinking. वहाँ पे ब्रांड्स और कभी एक्चुअली जमशेदपुर में दरअसल जिस स्कूल में मैंने पढ़ाई की, लोयोला स्कूल है उसका नाम, वहाँ पे कभी किसी को पता नहीं था कि कौन किसका बेटा है, कौन कितने पैसे वाला है वगैरह। सब बराबर थे। बट ये डिफरेंस मुझे पहली बार मुंबई में नजर आई। खास करके एक इंसिडेंट मुझे याद है कि हमारा कैजुअल शू डे हुआ करता था, जहाँ पे हफ्ते में एक बार हमें जो जूते पहनने हम अपनी मर्जी से वो जूते पहन के आ सकते थे। तो मुझे याद है मेरे पास बाटा के एक जूते थे काले रंग के, तो मैं तो वही पहन कर गया। और फिर मैंने देखा कि बाकी सब जो बच्चे हैं वो बड़े ब्रांडेड शूज, नाइकीज और एडिडास एंड प्यूमास ऑफ द वर्ल्ड, वो सब पहन के आए। तो मुझे बहुत इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस हुआ पहली बार लाइफ में कि मेरे पास ऐसे जूते क्यों नहीं है। तो मुझे याद है मैं घर पे गया और मैंने अपने पापा को बोला, पापा मुझे भी नाइकीज चाहिए। और मेरे घर पे ऐसा था कि 10th स्टैंडर्ड के बाद ही आपको नाइकी या ऐसे एक्सपेंसिव जूते दिलाए जाएंगे, उसके पहले आपको यही पहनना है जो हम आपको देंगे। लेकिन क्योंकि मैंने इतना बड़ा बखेड़ा क्रिएट किया, मेरे पापा को बहुत बुरा लगा और वो मुझे इरला मार्केट लेकर गए। मुझे नहीं पता कि अब वो सिस्टम एग्जिस्ट करता है कि नहीं, पर उन दिनों में इरला मार्केट में छोटे छोटे कॉबलर्स के दुकान हुआ करते थे, जहाँ पे वो जूतों के फर्स्ट कॉपी बेचा करते थे। तो मेरे पिताजी ने मुझे नाइकी के फर्स्ट कॉपीज वहां से दिलाए, और मुझे नहीं पता था कि फर्स्ट कॉपी क्या होता है, और शायद उनको भी नहीं पता था क्योंकि वो भी कभी बड़े शहर में नहीं रहे थे। तो मैं बहुत खुश हो गया कि मुझे नाइकी जूते मेरे पापा ने दिलाए, और मैं अगले दिन वो जूते पहन कर गया और फिर सब हंसने लग गए मुझ पे। मैंने कहा यार मैंने भी तो नाइकी पहने, क्या हो गया? तो बोले तुम्हारा टिक उल्टा है। तो मुझे तब रियलाइज हुआ कि
क्योंकि वो फर्स्ट कॉपी था, वो टेक उन्होंने उल्टा बना दिया था शायद कॉपीराइट या जिस किसी भी कारण, और मुझे और ज़्यादा ह्यूमिलिएशन फील हुआ। तो ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स थे स्टार्टिंग में मुंबई के, जहाँ पे मुझे एडजस्ट करने में समय लगा। मैं सुरेश वाडकर के आजीवासन एकेडमी में म्यूज़िक सीखना मैंने शुरू किया 2007 में, और क्योंकि मैं बहुत डिलिजेंट था और शायद मेरी आवाज़ थोड़ी यूनिक थी, तो पद्मा वाडकर जो मेरी गुरुजी थी, मेरी गुरु माँ थी, जो सुरेश जी की वाइफ़ हैं, उन्होंने मुझे 2 फ़िल्मों में प्लेबैक करने का मौका दिया। सुखविंदर सिंह के साथ मैंने गाया, एक फ़िल्म थी जिसका नाम था ब्लैक एंड व्हाइट, जिसको सुभाष घई ने डायरेक्ट किया था। उसमें मैंने सुखविंदर सिंह के साथ कोरस में गाना गाया, और फिर मैंने इलैयाराजा के साथ चल चलें करके एक फ़िल्म आई थी जिसमें मिठुन चक्रवर्ती थे, उसमें भी मैंने गाना गाया। तो ऐसा लग रहा था कि सब सही चल रहा है, और जिस कारण से हम मुंबई आए हैं, वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं सच हो रही हैं। सपने को हकीकत में बदला जा रहा है। उसी दौरान क्या हुआ कि मैं अलग-अलग स्पॉट्स में वंदे मातरम, जो ए आर रहमान का वर्ज़न है, वो गाने लगा, और फिर आई थिंक लेट 2007 और अर्ली 2008 मैं गेटवे ऑफ इंडिया पे परफ़ॉर्म कर रहा था। एक्चुअली हेमा मालिनी जी का उसके मेरे परफॉर्मेंस के ठीक पहले एक डांस था, और उसके बाद मैंने परफॉर्म किया, और जब मैंने परफॉर्म किया, क्राउड से एक औरत आई मेरे पास और उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम एक्टिंग करना चाहते हो, तुम ऑडिशन देना चाहते हो? और मुझे तो ये भी नहीं पता कि ऑडिशंस होते क्या है। मैंने बोला ये क्या होता है? तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, वो एक्चुअली जब आप एक्टिंग करना चाहते हो उसके पहले आपको एक टेस्ट देना होता है, अगर आप टेस्ट में सफल हो तो आपको रोल मिलता है। तो मैंने कहा अच्छा, तो इसके लिए क्या करना होगा? तो उन्होंने बोले फोटोज खिंचाने होंगे, पोर्टफोलियो बनाना होगा और मुझे भेजना होगा। तो मैंने बड़े इनोसेंटली जाके अपने पेरेंट्स को बताया। मेरे पेरेंट्स को भी मुझसे ज़्यादा नहीं इन्फॉर्मेशन थी, तो मेरे पिताजी मुझे विलेपार्ले वेस्ट के एक पासपोर्ट स्टूडियो में जाके उन्होंने 3 फोटोज खिंचाए मेरे, एक ऐसा और एक ऐसा। क्योंकि हमने वो फोटो स्टूडियो वाले को पूछा कि भैया पोर्टफोलियो खिंचाना है, तो उसने अपना वर्जन का एक पोर्टफोलियो मेरे लिए बना दिया 3 फोटोज के। सेम कपड़े, सेम एक्सप्रेशन, कुछ अलग नहीं। और मैंने ये फोटोज उस औरत को भेजे और उसने 1 हफ्ते में वापस भेज दिए, बोले कि मैं इन फोटोज का क्या करूंगी, मुझे एक असली पोर्टफोलियो चाहिए। तो फिर हमने उनके रिकमेंडेशन पे स्टूडियो 90 जो जुहू में है, इस्कॉन टेम्पल के बगल में, वहां पे हमने जाके 3,000 में 10 फोटोज खिंचाए, 2 से 3 अलग कपड़ों में, कुछ अलग एक्सप्रेशंस के साथ। और उसके बाद मेरा सिलसिला शुरू हुआ ऑडिशंस देने का। मैंने तकरीबन 1 साल में 40 से 50 ऑडिशंस दिए होंगे, जिसमें से एक ऑडिशन माय नेम इज़ खान का था। मैंने एक्चुअली माय नेम इज़ खान में शाहरुख खान के बेटे का रोल के लिए पहले ऑडिशन दिया था, और मैं उस टाइम क्योंकि इतना छोटा था, मैं हर जगह ऑडिशन देने या अपने पापा या अपने मम्मी के साथ जाता था, कभी बस में, कभी ट्रेन में, कभी ऑटो में। मुझे बड़े अच्छे से याद है कि हम बांद्रा में कार्टर रोड पे एक अपार्टमेंट में ऑडिशन देने गए, माय नेम इज़ खान का, हम बस में गए थे, और पापा ने मुझे तैयारी मेरी करवाई थी कि कैसे बोलना है, क्या एक्टिंग करनी है, और आप समझ सकते हैं कि उसका अंजाम क्या हुआ होगा, क्योंकि मेरे पिताजी बैंक में काम करते हैं। तो मैंने खुशी-खुशी सब सीख ली और वही जाके तोते की तरह बोल दिया, और फिर बोलते साथ मुझे समझ आ गया कि मेरा नहीं होने वाला है, बहुत बुरा ऑडिशन था। और फिर उसके कुछ महीनों बाद कुछ और ऑडिशंस चल रहे थे, कहीं पे कुछ नहीं हो रहा था, मैं स्कूल जा रहा था, ज़िंदगी जैसी चल रही थी वैसी चल रही थी, और अचानक एक दिन वापस धर्मा प्रोडक्शन से मुझे फ़ोन आया कि आपको माय नेम इज़ खान के लिए ऑडिशन देना है। तो मैंने कहा नहीं, शायद आपसे कोई गलती हो गई है, मैंने ऑलरेडी ऑडिशन दे रखा है इसका। उन्होंने कहा नहीं, इस बार हम आपको शाहरुख खान के यंगर वर्ज़न के लिए ऑडिशन करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर पापा वापस आए, बोले चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। मैंने कहा नहीं, इस बार मैं खुद करूँगा। तो मैंने उनको बोले कि आप मुझे ऑडिशन के लाइन्स दे सकते हैं? तो उन्होंने बोला ऑडिशन में कोई लाइन्स नहीं है, आप बस आ जाइए। अच्छा। तो फिर धर्मा प्रोडक्शंस का उस टाइम कास्टिंग ऑफिस और ऑफिस दोनों खार में हुआ करता रहा। मैं वहां गया और उन्होंने मुझे एक स्क्रू ड्राइवर पकड़ाया और उन्होंने बोला आपको चेयर ठीक करना है, और उन्होंने मुझे शाहरुख खान का एक वीडियो दिखाया। तो मैंने लिटरली शाहरुख खान की नकल उतारने की कोशिश की, और जिस तरीके से वो, क्योंकि उनको एस्पर्गर सिंड्रोम होती है फिल्म में, मैंने उस बॉडी लैंग्वेज को अपने अंदर उतारने की कोशिश की और वैसे परफॉर्म किया। और पता नहीं उसमें उनको क्या अच्छा लगा, लेकिन 2 हफ्ते बाद उन्होंने बोला कि आपका सिलेक्शन हो गया है। जिस रात मुझे मालूम पड़ा कि मेरे माय नेम इज़ खान में सिलेक्शन हुआ है, मेरे घर पे कोई सो नहीं पाया उस दिन। क्योंकि ये हमारे परिवार तो क्या, एक्सटेंडेड परिवार में भी ऐसा कोई इंसान नहीं था जो आज तक फ़िल्मों में या कहीं पे भी एक्टिंग उसने किया हो। 3 दिन के शूट में 8 जान-पहचान लोग मेरे आए सेट पे, क्योंकि सबको इतना एक्साइटमेंट था, सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे इस बात का कि सेट होता कैसा है, एक फ़िल्म सेट में कैसी चीज़ें चलती हैं। ये जब 3 दिन का शूट खत्म हुआ,
तो मैं तब तक 10th स्टैंडर्ड में पहुंच चुका था और रिलीज उसके अगले साल होने वाली थी। तो फिर मैं पढ़ाई में लग गया। उस टाइम ऐसा था कि तब तक जो जुहू में क्वार्टर था पापा का, हम वहां से चले गए थे दहीसर, क्योंकि 2 साल बाद पापा का ट्रांसफर हो गया था छत्तीसगढ़। तो हमें बोला कि क्वार्टर खाली करो, और हम जो अफोर्ड कर सकते थे जितना रेंट, उस बजट में घर खोजते खोजते हम अंधेरी से जोगेश्वरी से गोरेगांव से कांदिवली से बोरीवली से दहीसर जाके हमें फाइनली अपने बजट का एक घर मिला, छोटा सा 2 BHK। मेरे ख्याल से 13 या 14 हज़ार रेंट था उसका उस समय 2009 में। तो मैं हर दिन दहीसर से बस पकड़ के वहां पे स्टेशन जाता था। स्टेशन से सुबह की 6 बजे ट्रेन पकड़कर सांता क्रूज जाता था अपने स्कूल। और 1 साल ये चला। मुझे नहीं पता था कि पिक्चर बनने में इतना समय लगता है। तो मैं पूरे समय ये इंतजार कर रहा था कि पिक्चर अब आ जाएगी, पिक्चर अब आ जाएगी, और इस पिक्चर से मैं स्कूल में पॉपुलर हो जाऊंगा और लोग मुझे रिस्पेक्ट देंगे कि आदर्श एक्टर है। लेकिन बाय द टाइम द फिल्म केम आउट, माय स्कूल वाज ओवर। 10th स्टैंडर्ड की बोर्ड्स के 1 महीने पहले पिक्चर आई और तब तक स्कूल बंद हो चुका था। माय नेम इज खान के लिए मैंने शूट किया 2009 के लिए। मेरी दूसरी पिक्चर के लिए मैंने 4 साल वेट किया। 2013 में हमने एक फिल्म की शूट की जिसका नाम था बनाना, जो जॉन एब्राहम बना रहे थे राइट आफ्टर विकी डोनर एंड मद्रास कैफे। क्योंकि ये दोनों इतनी बड़ी हिट पिक्चरें थी, नेचुरली जो भी बनाना का पार्ट हम सब थे, वो एक बच्चों की कहानी थी, स्कूल के बच्चों की। और कमाल की बात यह कि उसकी शूट और उसकी कहानी जमशेदपुर में, जिस स्कूल से मैंने पढ़ाई की थी, उसी स्कूल में उसकी कहानी बेस्ड थी, क्योंकि उसके डायरेक्टर मेरे सुपर सीनियर थे, साजिद अली, जो इम्तियाज अली के सबसे छोटे भाई हैं। तो उनकी पहली पिक्चर थी। तो हमने जमशेदपुर जाके उस फिल्म की शूटिंग की 6 महीने। उसमें रोहित सराफ, संजना सांघी, मैं और जमशेदपुर से कई सारे बच्चे थे। हमने तकरीबन 4 से 5 महीने इसकी शूटिंग की। और फिर जब हम वापस आए, हम सब बहुत एक्साइटेड थे कि हमारी जिंदगी बदलने वाली है। और वो फिल्म कभी आई नहीं। तो उसके बाद 2 साल और वेट करना पड़ा। और 2015 में मुझे याद है मैंने मुकेश छाबड़ा के थ्रू एक शॉर्ट फिल्म के लिए ऑडिशन किया, जो अनुराग कश्यप डायरेक्ट कर रहे थे। अब अनुराग कश्यप, विक्रम मोटवाने, दिबाकर बैनर्जी, ये ऐसे डायरेक्टर्स थे जो मुझे बचपन से इन्होंने बहुत इन्फ्लुएंस किया था। मैं रियलिज्म की तरफ बहुत आकर्षित हुआ करता था, और ये ऐसे डायरेक्टर्स थे जो एग्जैक्टली मेरे सेंसिबिलिटी को अपील करते थे। जब मैं इनके फिल्म के कैरेक्टर्स को देखता था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं इन लोगों को जानता हूँ या मैं इन लोगों को समझता हूँ। तो मेरा सपना था कि मैं अनुराग कश्यप जैसे डायरेक्टर के साथ काम करूं। और जब मुझे ऑडिशन करने का मौका मिला, मैं बहुत ज्यादा खुश था। 1 महीने ऑडिशन करने के बाद उन्होंने मुझे न्यूज़ दी कि मैं उस फिल्म में मेरी सिलेक्शन हो गई है। और उसके बाद हमने 2015 मार्च में उस शॉर्ट फिल्म के लिए शूट की। राधिका आप्टे, सत्यदीप मिश्रा और मैं, हम तीनों एक्टर्स थे उसमें। वो फिल्म एक्चुअली बहुत बड़ा कैटलिस्ट है मेरे लाइफ में, क्योंकि उस फिल्म में शूट करते दौरान पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मुझे शायद एक्टिंग को सीरियसली लेना चाहिए। तो अनुराग सर वाज द फर्स्ट मैन हु टोल्ड मी दैट आई शुड गो एंड ट्रेन एज एन एक्टर। तो मेरा जब कॉलेज खत्म हुआ, फिर मैं सोचने लगा कि मुझे कहाँ ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तो 1 साल का मैंने गैप ईयर लिया। उसके बाद आई वेंट टू ड्रामा स्कूल ऑफ मुंबई, जहाँ पे आई ट्रेन फॉर 1 ईयर एज एन एक्टर। उस 1 साल के गैप में बिटवीन 2015 टू 2016 मैंने 2 फिल्में भी कर ली थी। एक का नाम था रुख, जो मेरी फर्स्ट फीचर फिल्म एज ए लीड थी, माई फर्स्ट थिएट्रिकल, एंड द सेकेंड फिल्म वॉज मॉम। ड्रामा स्कूल में 1 साल मेरे लिए वाकई में बहुत लाइफ चेंजिंग था, क्योंकि हम ना सिर्फ ड्रामा स्कूल में एक्ट कर रहे थे, बट हम लिख रहे थे, डायरेक्ट कर रहे थे, साउंड कर रहे थे, लाइट्स कर रहे थे। और वो बहुत ही ज्यादा एनरिचिंग एक्सपीरियंस था। 1 साल वहां ट्रेन करने के बाद मैं वापस मार्केट में आया एज एन एक्टर, और मैं वापस ऑडिशंस देने लगा। 2 साल तक ज्यादा कुछ हुआ नहीं, हालांकि हॉस्टल डेज हुआ। हॉस्टल डेज बहुत सही था। उसके बाद मैंने लैला में भी एक छोटा सा रोल किया। मैंने केनी सेबेस्टियन का जो पहला शो था Amazon प्राइम पे, डाई ट्राइंग, मैंने उसमें भी एक कैरेक्टर प्ले किया। लेकिन फिर भी मामला ऐसा होता था कि कई सारे महीने मुझे बिना काम के गुजारने पड़ते थे, और हमेशा स्ट्रेस में जीता था कि मैं सर्वाइव कैसे करूंगा, और मैं इस चीज को आगे कैसे बढ़ाऊं, इस सिलसिले को मैं अगले लेवल पर इसको कैसे लेकर जाऊं। तकरीबन 3 साल गुजर गए और मुझे कोई बड़ा ब्रेक नहीं मिल रहा था, और मैं शायद किसी बड़े ब्रेक की तलाश में भी नहीं था, क्योंकि मेरी जिस तरीके की एक्टिंग इन्फ्लुएंस रही और जिन डायरेक्टर्स के साथ मैं काम करना चाहता था, मैं कभी अपने आप को एज ए हीरो नहीं देख पाता था। क्योंकि मैं जिन लोगों से रिलेट भी करता था, वो ऐसे लोग थे जैसे के मैनन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान खान, विक्रांत मैसी, शशांक अरोड़ा। इन लोगों को देख के एक्चुअली मैं बहुत इंस्पायर होता था, खास करके शशांक और विक्रांत, क्योंकि ये दोनों मेरे एज के पास मुझे नजर आते थे। और इन दोनों की जो स्क्रिप्ट सिलेक्शंस थी और जिन फिल्म्स का हिस्सा ये
चूज करते थे होना, मुझे लगता था कि हाँ मुझे भी ऐसा काम करना है। कट टू 2019, 6 महीने हो गए, मैं अपने घर से बाहर निकल गया। अपनी खुद का रेंट मैं पे करने लगा, क्योंकि मैंने मम्मी को बोला कि अब मैं 25 साल का होने वाला हूँ, मुझे कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए एंड आई वांट टू लुक आफ्टर माई सेल्फ कंप्लीटली, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए घर से। हालांकि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो शायद 14 या 15 साल की उम्र से था, पर 25 साल की उम्र पे मैंने डिसाइड किया कि मुझे खुद अकेले भी रहना है अब। और वो डिसीजन काफी बड़ा था मेरे लिए, क्योंकि स्टार्टिंग के 6 महीने मेरे पास कोई काम नहीं था और मैं हर दिन अपना बैंक अकाउंट चेक करता था और देखता था कि मेरे पैसे और कम होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं मेरा हौसला और कम होते रहता था और मैं सोचता था कि शायद मैं बेवकूफ हूं कि मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक्टर बनना है, क्योंकि बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी गॉडफादर के, बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के ये किया कैसा जाए, क्योंकि इतने कम एग्जाम्पल्स होते हैं आपके आसपास। आप 100 ऑडिशन देते हैं, उसमें से आपको एक ऑडिशन में शायद आप कन्वर्ट कर पाते हो जो आपको फाइनली मिलती है, और वो 99 फेलियर्स के बारे में कोई नहीं बात करता था। 6 महीने के बेरोजगारी के बाद फाइनली मुझे व्हाइट टाइगर के ऑडिशन का मैसेज आया। टेस जोसेफ, जो भारत से सारे इंटरनेशनल फिल्म्स और प्रोजेक्ट्स के लिए कास्ट करती है, उनके ऑफिस से मुझे फोन आया। व्हाइट टाइगर के लिए शायद वो मेरे लिए उस समय मेरे लाइफ का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी था और उसको मैंने लाइटली बिल्कुल नहीं लिया। उसके तैयारी करने के लिए मैंने पहले 2 हफ्ते एक गांव में गुजारे, ताकि मैं समझ सकूं कि बलराम हलवाई किस तरीके से बात करेगा, उसका एक्सेंट क्या होगा, इंटोनेशन क्या होगा। उसके बाद मैंने 2 हफ्ते दिल्ली में आया मैंने 2 हफ्ते एक रेडी पर काम किया, जहां पे मैं प्लेट साफ करता रहा और झाड़ू लगाता था अंडर एन अनोनिमस आइडेंटिटी। उनको नहीं पता था कि मैं एक्टर हूँ। मैंने अपने आइडेंटिटी को छुपाया, झूठ बोला, ताकि मुझे वो नौकरी मिल सके और मुझे 100 रुपए दिहाड़ी मिलता था उसका। और 2 हफ्ते मैंने वो काम किया और उसके बाद मैं क्या करता रहा कि मैं बलराम के कपड़े पहनकर बस शहर में निकल जाता रहा, ताकि मुझे लोग यही समझे कि मैं वो हूँ। व्हाइट टाइगर का शूट मेरे लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट था। 1.5 साल वेट करने के बाद जब 2021 में व्हाइट टाइगर आई फाइनली, तो शायद मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। मैंने खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो फिल्म के बारे में लोग उस तरीके से चर्चा करेंगे जैसे उसके बारे में फाइनली हुई। द फिल्म वाज नॉमिनेटेड फॉर एन ऑस्कर फॉर बेस्ट अडैप्टेड स्क्रीन प्ले। आई वाज नॉमिनेटेड फॉर द BAFTA इन द लीडिंग कैटेगरी। आई वाज नॉमिनेटेड फॉर द इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड, द ऑस्ट्रेलियन अकेडमी अवार्ड्स, एंड बिफोर आई न्यू इट, all these filmmakers that I dreamed about working since I was a kid, I was getting calls from all these production offices and all these filmmakers, and it was unreal. उसके बाद मैंने जो पहली फिल्म साइन की वो खो गए हम कहाँ था, जो सिद्धांत और अनन्या के साथ, टाइगर बेबी के साथ मेरी पहली फिल्म एक्चुअली, टाइगर बेबी एंड एक्सेल बोथ। उसके बाद मैंने एक हॉलीवुड शो किया जिसका नाम एक्सट्रैपोलेशंस था, जो एप्पल टीवी पे है, जिसमें मेरिल स्ट्रीप, डेविड श्रिमर, तहार रहीम, फॉरेस्ट विटेकर, मैं, हम सारे लोग थे। मैंने गन्स एंड गुलाब्स की राजन डीके के साथ, जिसमें मैंने फिर एक बहुत कमाल का कैरेक्टर मुझे करने का मौका मिला, गांची जूनियर का। कट टू 2023, एक्चुअली 2021 की बात है। हम व्हाइट टाइगर की रिलीज के जस्ट बाद वरुण भाई से मेरी बात हो रही थी, वरुण ग्रोवर, जो सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव के राइटर हैं, और वो भी मेरे वन ऑफ माई बिगेस्ट इंस्पिरेशंस रहे हैं, नॉट जस्ट एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन बट एज अ लिरिसिस्ट, एज अ राइटर, as just a guy, you know, he's so inspirational and his journey has been so inspirational. मुझे उनसे फोन आया कि मैं एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ। शॉर्ट फिल्म का नाम था किस। उस शॉर्ट फिल्म के दरमियान, शूट के दरमियान, उन्होंने मुझे पहली बार सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव के बारे में बताया। उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेजी। मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे एहसास हुआ कि मैं इस डॉक्यूमेंट्री को पहले देख चुका हूँ, तो मैं बहुत फेमिलियर था उस दुनिया से। और वो इतना एक्साइटिंग था नासिर का कैरेक्टर और वो दुनिया जो उन्होंने बिल्ड किया, कि मैंने तुरंत, मतलब बिना कुछ सोचे समझे, मैंने बोला कि मुझे ये तो करना ही है। और फिर मुझे इस बात का ये बताया गया कि टाइगर बेबी एंड एक्सेल विल बी द प्रोड्यूसर्स ऑफ द फिल्म, तो वो मेरी सेकंड कोलैबोरेशन होने वाली थी उनके साथ। जब सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव की तैयारी की बात आई तो मेरे पास कोई प्लान नहीं था, बस मुझे ये पता था कि मुझे नासिर भाई के साथ जितना समय मैं स्पेंड कर सकता हूँ उतना मुझे करना चाहिए। तो मैं मालेगांव चला गया बैग्स पैक कर। मालेगांव में 2-3 दिन बिताने के बाद मेरे पास एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं अपनी एक पिक्चर बनाऊं जो मैं नासिर भाई को डायरेक्ट करने को बोलूं। अच्छा, इस समय तकरीबन 10 या 12 साल हो गए थे कि नासिर भाई ने कोई फिल्म या कुछ डायरेक्ट नहीं किया था, तो मुझे लगा कि शायद मुझे थोड़ा मुश्किल होगा उनको कन्विंस करने में, बट वो तुरंत मान गए। हमने 3 से 4 दिन स्क्रिप्टिंग में बिताई और 5वें दिन एक दिन का शूट हमने रखा, जो हमने उसी लोकेशन पे किया जहां पे नासिर भाई अपने पुराने फिल्म शूट करते थे, उसी गांव में। और हमने एक
10 मिनट की शॉर्ट फिल्म बनाई नाना की क्रांति के नाम से, जो क्रांतिवीर और हेरा फेरी का स्पूफ है, और उसको हमने यूट्यूब पे डाला। ये करते समय अपने रिसर्च के लिए और अपने ऑब्जर्वेशन के लिए मैंने अपनी खुद की डॉक्यूमेंट्री बनाई और मैंने उस पर असिस्ट भी किया, मैंने उस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया। क्रिएटिवली मैं इंटरफियर नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं चाहता था कि नासिर भाई एग्जैक्टली वही बनाए जो वो बनाना चाहते थे, और मैं बस उनको एज अ फ्लाई ऑन द वॉल ऑब्जर्व करूं। I think that the process of making that film was extremely helpful and instrumental for me to understand the person that I was going to be playing and the person that I was going to become. Fast forward to 2023 January, we started shooting for Malegaon. हमने 3 महीने मालेगांव में शूट किया, नासिक में शूट किया जहाँ पे हमने मालेगांव का सेट खड़ा किया। रीमा कागती, who again is one of my biggest influences in life, both रीमा कागती and जोया अख्तर, उनके साथ हमेशा से मेरा सपना था कि मैं काम करूं। फाइनली मैं उनके साथ भी काम किया और बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था। मैं बस आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूं कि जब ये पिक्चर लगेगी सिनेमा घरों में, आप प्लीज जाके इसको थिएटर्स में देखें, क्योंकि हम हमेशा इस चीज के बारे में कॉन्वर्सेशंस करते हैं अपने लिविंग रूम्स में और अपने दोस्तों के साथ, यार कि अच्छी पिक्चरें क्यों नहीं बन रही है हिंदी में, सारी पिक्चरों का टोन एक जैसा क्यों है, सारी कमर्शियल बड़ी फिल्म्स क्यों बन रही हैं। मुझे लगता है कि फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी मेड अ फिल्म that balances between the commercial aspect of Indian films and, as one would call, parallel films. So I really urge for all of you all to go watch Superboys of Malegaon on the 28th of February in cinema houses near you. मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जिस इंसान को जिस किसी चीज़ से भी प्यार हो, अगर वो स्पोर्ट हो, सिनेमा हो, म्यूजिक हो, आप किसी का वेट ना करें। आपके पास इनफ रिसोर्सेज हैं, फ़ोन है, यूट्यूब है आपके सामने, आप उस चीज़ को रिकॉर्ड करें एंड जस्ट पुट इट आउट देयर। और परफेक्शन को ना चेस करें, क्योंकि परफेक्शन एक जर्नी है। वो चीज़ों को प्रैक्टिस करते 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 आप अपने आप उसमें बेहतर होंगे। तो अपने आप को इतना हार्शली जज मत कीजिए। आप जो भी कर रहे हैं, जिस स्टेज पे भी हैं, डरिए मत अपने आप को आगे रखने के लिए, बिकॉज आई हैव रियलाइज्ड एट द एंड ऑफ द डे इट्स कॉन्फिडेंस दैट मैटर्स मोर देन एनीथिंग एल्स इन लाइफ। एंड आई जस्ट होप दैट पीपल फॉलो देयर हार्ट and parents encourage their kids to follow their heart, so that we have more stories like Nasir Sheikh with us.